चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। कल इलेक्शन कमीशन पढ़ाया था। इलेक्शन कमीशन आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है? कौन से आर्टिकल में लिखा है? हाँ, आर्टिकल 324। स्टार्टिंग में 1950 में ये अस्तित्व में आया और इसमें पहला आदमी जो था उसका नाम था डॉक्टर सुकुमार सेन, जिन्होंने 1951 में और 52 तक चले ये इलेक्शन कंडक्ट कराए। इसके बाद ज़रूरत फील की गई, जब जनसंख्या बढ़ती गई और फाइनली 1989 में मताधिकार की आयु, वोट डालने की एज 21 से घटाकर 18, करोड़ों लोगों का इजाफा हो गया। थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो। और उस इजाफे के कारण काम का बर्डन बढ़ा तो कहा एक आदमी काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए 1989 में 2 आदमी एक्स्ट्रा इसके साथ जोड़ दिए गए। ये 2 ही महीने चला और उसके बाद आपके राष्ट्रपति ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में से एक आदमी ने, अब थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, एक आदमी ने केस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कि ये क्या मजाक है। और उस केस के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया कि ये मर्जी चलेगी फाइनली राष्ट्रपति की कि कितने नंबर होंगे मेंबर्स के इलेक्शन कमीशन में। और कुछ ही साल बाद आप देखते हैं 1993 में एक आदमी है TN शेषन, जो उस टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अकेले ही थे। इनके टाइम पे कह दिया कि इसको बहुसदस्यीय बना देते हैं और ये नंबर 1 रहेगा और 2 नए बना देंगे, सेकंड और थर्ड। और एक तरीका रखेंगे, ये फर्स्ट हमेशा रिटायर होगा, ये सेकंड फर्स्ट पे जाएगा, थर्ड सेकंड पे, और यहाँ हमेशा न्यू एंट्री होगी। जो ये आदमी है, इसकी वैल्यू, कोई भी बैठा है, TN शेषन अकेले नहीं, जो भी बैठा है, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर इनको टाइम से पहले हटाना है तो फिर आपको वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए था, जिसके सिर्फ 2 ही कारण थे, या तो कदाचार, मिसबिहेवियर, या फिर अक्षमता, फिजिकली मेंटली इल। लेकिन अगर आपको ये दोनों हटाने हैं या इनमें से एक हटाना है तो ये CEC किसको शिकायत कर देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपने बिहाफ पे जितनी ज़रूरत समझेगा जांच करा के और इनको हटा देगा। इसका मतलब असली पावर किसके हाथ में है? इस पहला कोई आज तक नहीं बना। पहले थर्ड बनते हैं 1993 से, थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट। आज आप जानते हैं तीनों के नाम। पहले नंबर पर कौन है आजकल? सुशील चंद्र, सेकंड नंबर पर राजीव, और थर्ड नंबर पर AC पांडे। तो अब अगला कौन होगा जब ये हटेंगे चंद्रा? तो यहाँ जो राजीव है, फिर उससे अगला कौन होगा? पांडे, फिर उससे अगला कोई ना कोई नया आ जाएगा। इनका टाइम पीरियड कितने साल का है? या तो 6 साल या काम करते हुए 65 साल। आप जितने भी लोगों को पढ़ेंगे आप देखेंगे वो सारे UPSC का एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं, यानी IAS रैंक के अधिकारी, कभी कभी IFS, कभी कभी IRS भी बन जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सेंट्रल लेवल की सर्विस में होना कंपलसरी है। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और इनका काम है मतदाता सूची का निर्माण करना, इलेक्शन की डेट्स फाइनल करना, सारे सिंबल्स देना, बहुत सारे काम करना। लेकिन इनका काम ये नहीं है कि ये इलेक्शन के टाइम पे मशीनरी इकट्ठी करें। मशीनरी से मेरा मतलब है भाई जहाँ इनका इलेक्शन है, इन्होंने बूथ कह दिया भाई हमें 5 बूथ चाहिए, मान लीजिए हरियाणा में इनको 5 बूथ चाहिए, तो ये बूथ ये आके नहीं बनवाएंगे। ये यहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की, कि भाई हमारे राज्य के किस स्कूल में कहाँ पे कमरे हैं, कहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस कंडक्ट होगा। ये इनका बिल्कुल जिम्मा नहीं है कि हर गाँव में, हर गली में जाकर ये ढूंढते फिरें कि कहाँ किस कमरे में, कहाँ किस जगह इलेक्शन कराना ठीक है। इस तरह की मदद सारी कौन देगी इनको? स्टेट गवर्नमेंट। ये लिखित में है, तो इसके अगर काम आ जाए तो ध्यान रखना, इसको इलेक्शन कंडक्ट कराना है, इसको मतदाता सूची का निर्माण करना है, इसको पार्टी को मान्यता देनी है, सिंबल्स देने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन मशीनरी का सारा कामकाज कि कहाँ होगा, कौन सा स्कूल, कितने कमरे, पानी कौन पिलाएगा, ये सब इसको नहीं देखना। ये सब देखना वहाँ के लोकल लेवल पे काम करने वाले स्कूल के प्रिंसिपल को, जो कि स्टेट के प्रति उत्तरदायी होगा। समझ में आ गया? ये कल शायद ये कंप्लीशन पे आ गया था। किस पर थे बताओ जरा? पेज नंबर 233 पर। ठीक है, हाँ बस ये खत्म ही होने वाला था कार्य। और ये अच्छा, परिसीमन आयोग पढ़ाया था लास्ट ना? कितने परिसीमन आयोग आए हैं आज तक? 4। पहला आया था 51 के बाद 1952 में, और लास्ट कब आया? 2002 में। ऊपर नीचे 2 हैं, बीच में 3-3 वाले 1963 और 1973। 71 के बाद क्या नहीं बदली? हाँ, सीट कब तक नहीं बदलेंगी? सेम सीटों पर गांव इधर उधर मंडल में आना, ये नॉर्मल बात है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, हरियाणा में जब आपका हरियाणा बना देश में 1966 में, तब सिर्फ 7 जिले थे। 1966 की जनगणना 61 की मानी गई। 1971 की जनगणना में इसकी कितनी सीटें बन गई? 90 MLA की, 10 MP की। ये एज इट इज चलेंगे 2026 तक, चाहे इसकी जनसंख्या कितनी बढ़े। यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी में कितनी सीटें हैं? सबसे ज्यादा 403। ये हैं इनके MLA, और इनके MP हैं 80 लोकसभा के और 31 राज्यसभा के। इनकी आबादी चाहे कितनी ही बढ़ गई हो, सीटें कब तक नहीं बढ़ने वाली? 2026। लेकिन इन सीटों में परिसीमन आयोग के कहने के अनुसार गांव, मंडल, जिले ये बदले जा सकते हैं। इनको नहीं ये करेंगे बिल्कुल चेंज, लेकिन इसके बेसिस पर जो यहाँ डिवीजन है, कोई गांव पहले इस मंडल में था, अब अगली गिनती में इसमें कर लिया। ये जो मंडल की गिनती है, ये किस जनगणना के आधार पर है? 2001। अंतिम परिसीमन आयोग कब आया था? ये 2002। जस्टिस से इसके कुलदीप सिंह, जो इसके मुखिया थे। तो 4 आज तक आयोग आए हैं। इनका काम यही है भाई गांव और मंडल और इन सबको इधर से उधर देखना, कहाँ जरूरत है। जल्दी से इसको पढ़ते हैं, कल का बचा हुआ पार्ट है, फिर नया पार्ट शुरू करेंगे। पेज 233 पर आ जाओ। आयोग के कार्य और शक्तियां शायद पढ़ रहे थे और तीसरे पॉइंट पे पहुंच गए थे। ऐसा ही हुआ था ना? परिसीमन फटाफट से पढ़ेंगे। निर्वाचन या चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना, डिलिमिटेशन। कितने आज तक बने हैं ये? 4। कौन से सन के बाद नहीं बना बहुत दिनों तक? 1972 के बाद नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फिर इंदिरा गांधी ने कह दिया कि कौन सी आबादी के अकॉर्डिंग रहेंगे? 71।
ये टिक कर लो इसमें। चुनाव आयोग का सबसे पहला काम चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना होता है। सीमांकन चुनाव आयोग करेगा या परिसीमन आयोग जो कहेगा वैसा कर लेगा? परिसीमन जो कहेगा वो ये कर लेगा। नेक्स्ट टिक करना, संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया। इसमें प्रावधान है कि 10 साल बाद होने वाली जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। लेकिन फिर एक लंबा ब्रेक हमने देखा 1971 की जनगणना के बाद, 73 के बाद दोबारा कब हुआ? 2002, और अब 20 साल होने के आए फिर नहीं हुआ। नेक्स्ट टिक कर लो, संसद द्वारा अब तक 1952, 63, 73, 2002 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। चौथे के पास लिख लो जस्टिस कुलदीप सिंह, सबसे आखिरी में लिख लो जस्टिस कुलदीप सिंह। ये पूछ सकते हैं क्योंकि लास्ट था। तो आज तक कितने डिलिमिटेशन कमीशंस बने हैं? 4, 1952, 63, 73, 2002। राज्य निर्वाचन आयोग पे आ जाओ। क्या राज्य में भी निर्वाचन आयोग होता है? क्या काम है राज्य के निर्वाचन आयोग का? लोकल इलेक्शन कंडक्ट कराना। लोकल से क्या मतलब है? पंचायती राज वाले और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। क्या लोकल का मतलब एमएलए के इलेक्शन होगा? नहीं, एमएलए के इलेक्शन देश का इलेक्शन कमीशन कराएगा। इसका काम बहुत छोटा है जो लोकल लेवल पे काम करता है। पहला टिक करना, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी आर्टिकल होगा। इसका वर्णन संविधान के भाग 9 क के 243 के में दिया गया है। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ दो, वो स्पेशल किसी राज्य के लिए हैं। अगला पॉइंट टिक करना, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य मतदाता सूची तैयार करना, पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका संस्थाओं के निर्वाचन करवाना है। अगले पेज पर आ जाओ, सेकंड पॉइंट टिक कर लो, राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश का एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वायत्त, ऑटोनोमस, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे सीईसी था ना, ऐसे राज्य में भी है। सीईसी किसने बनाया था? राष्ट्रपति। यहाँ राज्यपाल बनाएगा। अगला टिक कर लो, 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ये पॉइंट सबकी समझ में आ गए? कल मैंने इसको पूरा डिटेल से बताया था। क्वेश्चंस में कुछ गलतियां हो सकती हैं, आपको अगर आता है तो दिक्कत नहीं होगी। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। एडल्ट फ्रेंचाइज है लोकसभा में? बिल्कुल है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी करता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। उससे अगला, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। ये पहला ठीक है। संचालन, इन्होंने क्या दे रखा है आंसर में? बी। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़े से शब्द गलत हैं। यहाँ लिखना चाहिए था निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग कराता है, इसमें लिखना चाहिए था निर्वाचन के संचालन के लिए जो प्रक्रिया है। अभी मैंने क्या बताया? मशीनरी कौन देता है? राज्य। यहाँ लिख लो, इसके पास लिखो मशीनरी राज्य उपलब्ध करवाएगा। इस पॉइंट में मशीनरी लिख देते तो सेकंड पॉइंट गलत था। मशीनरी कौन उपलब्ध कराएगा? हमेशा राज्य। चाहे वो स्कूल है, टीचर्स है, पुलिस है, वो राज्य करवाएगा। किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? 11वां क्वेश्चन, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। कौन सा इसका काम नहीं है? इंग्लिश में देख लो, इशू ऑफ इलेक्शन नोटिफिकेशन ये तो करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्शन सिंबल भी करेगा, वैलिडिटी ऑफ इलेक्शंस, कंडक्ट इलेक्शन पीसफुली। इसमें ऑप्शन इन्होंने जो दिया है 11th में ए तो गलत है, ये तो है इसका काम। इसमें इसका काम करना है, सारे काम इसी के हैं। लेकिन डी को अगर देखें तो मशीनरी की तरफ इशारा करता है। डी के पास लिख लो मशीनरी। अगर राज्य सरकार पुलिस नहीं उपलब्ध कराएगी तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? मारकाट मचेगी तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? जहां काम क्राइम टाइप का होता है ना, उसमें इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। वो जिम्मेदारी किसकी है? संबंधित राज्य की, पुलिस की, गृह मंत्री की, कि वो काम कराए। कुछ ऑप्शंस गलत मिल सकते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन के बाद। पेज 247 पे आ जाओ, लोकपाल और लोकायुक्त। बीच वाले टॉपिक फिर करेंगे इसके बाद। लोकपाल और लोकायुक्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अन्ना हजारे याद है? अन्ना हजारे क्यों भूख हड़ताल पे बैठे थे? चलो अब किताब को छोड़ के थोड़ी देर इसको ध्यान से सुनना समझना, फिर किताब आसान दिखेगी। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों की शुरुआत होती है लोक से। लोक मतलब मैं और तुम, समाज, सोसाइटी, इसे कहते हैं लोक, जगत जिसको आप कहते हैं। ये लोक, लोगों का पाल, और ये लोगों का आयुक्त है। इंग्लिश में इन दोनों शब्दों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, ऑम्बर्ड्समैन। ये कॉमन वर्ड है और ये आपके देश ने नहीं दिया। ऑम्बर्ड्समैन बहुत पहले, जब आप सोच भी नहीं सकते क्रांति की और आज़ादी की, तब स्वीडन में यूज़ हो गया था। स्वीडन एक बहुत एडवांस देश है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, यूरोप के जो ऊपर वाले देश है ना, ये बहुत एक्टिव, बहुत इंटेलिजेंट और अधिकारों के प्रति बहुत सचेत लोग हैं। यहाँ 1800 की स्टार्टिंग में ये वर्ड आ गया कि हमारे पैसे के ऊपर नजर रखने वाला एक आदमी होना चाहिए। आपके देश में इसके ऊपर बहुत लेटर स्टेज में, जब इंदिरा गांधी सरकार में थी 1968-69 में पहली बार इसके ऊपर सोचा कि काम करें। उस टाइम कांग्रेस बाहुल्य था, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, इकलौती बड़ी पार्टी थी। इंदिरा गांधी के टाइम में लोकसभा में ये बिल पेश किया गया कि एक पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट तो क्या है? एक संस्था मान लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग सोचते हैं लोकपाल एक आदमी का नाम है, नहीं। लोकपाल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आज की डेट में 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य, और एक इसका हेड है, यानी टोटल 9 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। और ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके मुखिया को आप कहते हैं जी हमारा लोकपाल है। लोकपाल का काम क्या है? लोकपाल को आपके देश में जितना आप लोगों ने टैक्स दिया, आपने फाइन दिया, ये सारा सरकार के खाते में चला गया। कहाँ चला गया? सरकार की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड में। आर्टिकल 266 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है सरकार के पास एक संचित निधि है जिसमें से वो सारे खर्चे करेगी। और सरकार पैसे घर से नहीं बनाती, सरकार को पैसे आप और मैं, हम मिलकर देते हैं टैक्स और फाइन के रूप में। ये आपका मेरा दिया पैसा है, सरकार इसका यूज ठीक कर रही है कि नहीं कर रही, इसके लिए हमने कैग पे बातचीत की थी क्या?
कैग एक पोस्ट बताई थी ना, जो अपनी लिस्ट बनाता है कंपनियों की, सरकार की। इसके अलावा आपके और मेरे, कैग है सरकार की तरफ से, सरकार को रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट ये भी सरकार को देगा। लेकिन अन्ना हजारे जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने कोशिश की कि कम से कम आम आदमी जागरूक बने। और उससे पहले इंदिरा गांधी की कहानी अगर देखें, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में एक बिल, एक विधेयक लाया गया कि एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसमें कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिसके चरित्र पे कोई उंगली उठा दे, बहुत साफ पाकीज़ा, बिल्कुल ऐसी जिसकी इमेज बहुत अच्छी हो, और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज रहे हों, जो किसी भी तरह से नाम ना आया हो किसी भी गड़बड़ में कि इन्होंने क्राइम कर दिया या इन्होंने कोई भ्रष्टाचार कर दिया, बिल्कुल साफ सुथरे पवित्र टाइप की इमेज वाले आदमी जो पहले जज रह चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत रिच है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत समझ है, जिन्होंने इंटरनेशनल मुद्दों को भी पढ़ा समझा और देखा है, ऐसे लोगों को इस संस्था का मेंबर बना देंगे। ये काम क्या करेंगे? ये आपके पीएम से लेके सीएम से लेके और नीचे जितने अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ए कैटेगरी के एसपी और आईएएस हैं या बी कैटेगरी के या सी या डी या ओ फील्ड ऑफिसर्स, इन सब के ऊपर नजर रखेंगे। और अगर ये भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त पाए गए तो इनके ऊपर कार्यवाही करेंगे, इनकी पूरी फाइल बना के और इनके ऊपर कार्यवाही कर देंगे। यहाँ पे इनके अपने खुद के कोर्ट्स होंगे जिनमें ये मैक्सिमम 3 महीने में सारा मामला जो है उसको क्लीन कर देंगे कि क्या गलती थी या नहीं थी। हमारी तरह नहीं कि एक बार मामला किसी का अटका तो 20-30 साल तक पता ही नहीं चला कहाँ गया मामला। ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसमें गड़बड़ करने वाला ऊपर से लेके नीचे डी रैंक तक का जो ये चपड़ासी हैं, यहाँ तक के लोगों को घेरे में ले लिया। और अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता पाया गया उस पर केस चलेगा। उसने जितना भ्रष्टाचार किया, कोई संपत्ति जोड़ी, उसके पैसे की रिकवरी, उसकी नीलामी करके उसको बेच के करेगा कि भाई समाज का नुकसान किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में एक फॉर्मेलिटी करके 1968 में, जबकि पूरी कांग्रेस की सरकार, बिल पेश किया, पारित नहीं होने दिया। उसके बाद ये लंबी लड़ाई लड़ते 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 10 बार इस बिल को पारित करने के लिए जद्दोजहद की। सरकार दिल से नहीं चाहती थी कि ये पास हो उसमें, क्योंकि पीएम आएगा लपेटे में, सीएम आएंगे, सारे बड़े बड़े अफसर आएंगे। दिखावटी चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। कांग्रेस को जब लगा कि मुझे जाना है, मेरा अंतिम समय आ गया और अब मेरा अगली बार नंबर नहीं आना, तो कांग्रेस ने दिखावटी अन्ना हजारे और आपके अरविंद केजरीवाल और आपकी ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, याद होगा ना सबको, इतना बड़ा दिल्ली में, हाँ, ये सब जो किया, इसमें क्या किया इन लोगों ने कहा भाई इसको जाते जाते पास करके जाओ। 2014 तक की सरकार थी। 2013 के दिसंबर में, जब ये पता था ना इलेक्शन आ गया 14 में, जब मोदी जी की सरकार आनी थी, तब उस टाइम 2013 के दिसंबर में लोकसभा और राज्यसभा से बहुत जल्दी जल्दी ये पारित करा लिया बिल कि हम लोकपाल बनाएंगे, देश में लोकपाल बनाना कंपलसरी है। और 1 जनवरी 2014 को उस टाइम आपके राष्ट्रपति जो भी थे, इन्होंने उस पर साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। और कोई भी चीज़ जैसे राष्ट्रपति के साइन होते हैं क्या बन जाती है? कानून। यानी जो बिल इंदिरा गांधी ने 1968 में अपनी सरकार के टाइम पेश करवाया था, वो अब जाके कांग्रेस ने पारित करके और कानून बनवा दिया। अब इस कानून पे सब जानते थे कि कांग्रेस अब नहीं आएगी, कांग्रेस को जाना है। चलते चलते एक दाव चलना था और उसमें वो दिखा गया कि देखो हम तो भारत की कितना भलाई सोचते हैं, भारत के लिए हम लोकपाल भी लाने की बात कर रहे हैं। आपकी ये सरकार आई, बीजेपी सरकार को कानून बना बनाया मिल गया। अगर बीजेपी सच में ठीक होती या कांग्रेस सच में ठीक होती तो कांग्रेस 10 बार क्यों पेश करवाती? वो तो बहुमत की सरकार थी, बनवा देती। बीजेपी आई और बीजेपी ने लोकपाल पे बिल्कुल चुप्पी साध ली। ये नहीं कहा कानून बन गया तो हाँ हम इसके ऊपर काम करेंगे। बीजेपी चुपचाप अपने 2014 से 2019 निकाल गई, कोई बीजेपी ने काम नहीं किया। 19 के इलेक्शन जब सर पे आए, जनवरी 2019 में बीजेपी जागती है और बीजेपी कहती है कि 2014 में जो कानून बना था उसके लिए हमें लोकपाल बना देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आ गया ना सर पे, जनता को कुछ तो दिखाएंगे। तो अब जनवरी 2019 में बीजेपी इलेक्शन से ठीक 3-4 महीने पहले जागती है और इलेक्शन से 1-1.5 महीने पहले मार्च 2019 में आपके देश को गिरते पड़ते कुछ भी कह लो, अपनी चाल चलते हुए फाइनली लोकपाल बन जाता है आपके देश में। और इसका नाम है पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। ये आपके देश का पहला पिनाकी चंद्र घोष, ये फर्स्ट ऑम्बड्समैन ऑफ इंडिया या पहले लोकपाल हैं भारत के। अभी यही बैठे हैं, इनका कार्यकाल 3 साल का है, तो 19 से 20, 21, 22 अगले साल तक यही रहने वाले हैं। इस सरकार ने भी एक चाल चली थी, पिछली सरकार की भी ये चाल थी। 19 के बने लोकपाल ने अभी तक, 19 के बाद 21 का भी मार्च चला गया, 2-2.5 साल हो गए, आज तक आपके सामने कोई ऐसा भ्रष्टाचारी नेता या भ्रष्टाचारी अफसर पकड़ा नहीं गया। यानी लोकपाल अपना काम कर रहा है और उस काम का रिजल्ट अब तक सामने नहीं आया। लोकपाल में जो भी आएगा ना, बड़ा टफ है इसको आना, क्योंकि मैंने बताया बड़ा साफ सुथरा चरित्र होना चाहिए। इसमें जो लोग आएंगे उसके लिए कंपलसरी है कि वो लोग एक आदमी एससी हो कैटेगरी से, एक एसटी हो, एक माइनॉरिटी हो यानी मुस्लिम और ये सब माइनॉरिटी, एक महिला हो, ठीक है, और जो भी आएगा वो 100% जस्टिस रहा हो, पहले उसने जस्टिस का काम किया, वो जज रहा हो पहले। तो इसका मतलब कंपल्शन कर दी भाई इस कैटेगरी के लोग आएंगे और इस तरह करके टोटल 8 लोगों की एक संस्था बनेगी। इस संस्था का काम है भ्रष्टाचार पर नजर रखना और जहां कहीं किसी के खिलाफ शिकायत आए वहां पर ये कार्यवाही करेगी। ये अपने खुद के कोर्ट्स बनाएगी और अगर कोई बहुत बड़ा आदमी फंस जाता है तो ये सीबीआई को कह सकती है कि मेरे अंडर आप काम करो, और सीबीआई मना नहीं कहेगी, मना नहीं कर सकती। सीबीआई जांच आप जानते हैं ना 99.9% सही होने के चांस होते हैं। ये सीबीआई की भी जांच के आदेश दे सकती है। कौन सी संस्था? जिसको आप क्या कह रहे हैं? लोकपाल। तो लोकपाल एक ताकतवर कॉन्सेप्ट है, पर दिक्कत यह है कि इंडिया में लोकपाल में भी कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि बनवाने वाला जिसके सिर पे हाथ है वो पीएम और मंत्री परिषद है। स्वीडन जैसे देशों में जो ऑम्बड्समैन है ना, वो सीधी रिपोर्ट एकदम से दायर करता है कि इस आदमी ने गड़बड़ की, और वहां पीएम हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, वो कटघरे में आ गया तो उस पर कार्यवाही होगी। आपके देश में ऐसा होता नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, चीटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन चीटिंग करके आप इसको लाना नहीं चाहते। तभी देखो 68 से और 2015-14 जाति जाति गवर्नमेंट कानून बना गई। अगर देखें तो 2004 से कांग्रेस थी ना,
कांग्रेस को बनाना होता तो कौन रोकने वाला था? 2004 से 14 मनमोहन सिंह ही तो रहे थे। और अगर बीजेपी को भी इस पे काम करना होता तो 2014 से 2019 तक वेट करने की क्या जरूरत थी? और 19 से अब 21 भी उतरने वाला है। पिनाकी चंद्र घोष का नाम हर जबान पे क्यों नहीं है? अगर वो इस तरह के बड़े बड़े काम करते, टीवी में आते, न्यूज में आते, तो हमें पता ना चलता क्या? यानी सब लोग दिखावट कर रहे हैं पूरी तरह से। ये जनता को बस एक बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया कि देखो हमने तो लोकपाल भी बना दिया। जैसे लोकपाल देश के गद्दारों को, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए है ना, ऐसे राज्य में ये काम करेगा लोकायुक्त। और अजीब बात देखो, आपके देश में लोकायुक्त 1970 से हैं, लेकिन इतने कमजोर हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। 70 से आज तुम 2021 आधे से ज्यादा जा चुका, कितने सारे राज्यों ने लोकपाल के बाद लोकायुक्त बना लिए। एक नियम था कि लोकपाल बनने के विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हर राज्य में लोकायुक्त बनेगा। उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे तो 1970 में बना के बैठे थे। जैसे ये देश के गद्दारों को पकड़ता है ना, ऐसे इसको राज्य के गद्दार पकड़ने हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। शायद ये तो ये बहुत साधु संतों का देश है कि यहाँ कोई गद्दारी और भ्रष्टाचार करता ही नहीं, या फिर ये पोस्ट इस तरह की है कि दिखावटी पढ़ने और पढ़ाने के लिए हैं, बाकी ये कोई पावर यूज नहीं करती। चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे। पेज नंबर 247 पर है लोकपाल और लोकायुक्त। पहला पॉइंट देखो, लोकतंत्र की सफलता, सिर्फ इसको पढ़ो और समझो। लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है। मतलब आप अगर शिकायत करते हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपकी शिकायत का क्या निवारण होना चाहिए? भाई मैंने किसी अफसर के खिलाफ शिकायत की, जी हमारे गली में पैसा खा रहे हैं और काम नहीं कर रहे, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके प्रति थोड़ा देखे कि आदमी सच में गड़बड़ तो नहीं कर रहा, या ना देखे? देखे ना, आपके देश में दुनिया भर की लिस्ट है, पता नहीं कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने छोटे रैंक के लोग दुखी करते हैं जनता को, छोटे छोटे लोगों को बहुत परेशान करते हैं। किसी के सामान चोरी हो गया, किसी के घर पे कोई अटैक हो गया, कोई नहीं सुनवाई करता, भगा देते हैं। इनके खिलाफ कोई सुनवाई है ही नहीं, जबकि कायदा ये कहता है लोकतंत्र की कामयाबी इसी बात पे है कि आपकी जनता की शिकायत का निवारण कितनी फास्ट हुआ। यहाँ तो निवारण कोई सुनने को तैयार नहीं, फास्ट तो तब करेंगे। अगला पॉइंट देखो, इसी में चौथी लाइन, ऑम्बुड्समैन प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली विकसित की गई। सेकंड पॉइंट बहुत काम का, एग्जाम के लिए भी टिक करना। स्वीडन में सबसे पहले 1809 में ऑम्बुड्समैन की स्थापना की गई। स्वीडन की राजधानी तुम्हें पता होगी ना? हाँ, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और कौन से प्राइज दिए जाते हैं यहाँ? वर्ल्ड के सबसे बड़े प्राइज, जिसे आप कहते हैं नोबेल। नोबेल स्वीडन देता है। क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल इसी का नागरिक था, यहीं का था अल्फ्रेड नोबेल, तो अपने आदमी के नाम पे देश ही तो देगा। अब महात्मा गांधी के प्राइज हम ही तो देंगे, पाकिस्तान थोड़ी देगा। तो ऑम्बुड्समैन जहां स्टार्ट हुआ इसी देश का था अल्फ्रेड नोबेल, और नोबेल का जन्म हुआ था स्टॉकहोम में, जो इसकी कैपिटल है। लिख लो यहाँ, स्वीडन के पास स्टॉकहोम कैपिटल, नोबेल प्राइज। चलो आगे देखें। सबसे पहले 1809 में ऑम्बुड्समैन की, नेक्स्ट टिक करना। भारत में ऑम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। इंडिया में उस शब्द का क्या नाम कर दिया? लोकपाल। और लोकपाल जो है ना, ये 1963 में एक आदमी थे LM सिंघवी। इसको थोड़ा सा सुन लो, लक्ष्मी मल सिंघवी, बहुत पढ़ा लिखा समझदार आदमी, जज रहे थे, जज, और MP भी बने थे। जो जज होते हैं ना, ये बहुत पढ़े लिखे लोग ही बन सकते हैं, कोई एवरेज आदमी नहीं बनता। इनको संविधान की, दुनिया की लॉज की बहुत समझ होती है। जज बनने के बाद ये क्या भी बने हैं? MP। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स दिए कि ऐसा करना चाहिए, उन्हीं में से एक शब्द है लोकपाल। यहाँ लिख लो लोकपाल के ऊपर LM सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी, उनकी देन है लोकपाल वर्ड, LM सिंघवी। चलो आगे बढ़ेंगे। फिनलैंड में, सिर्फ पढ़ लो, फिनलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, ब्रिटेन में, इन सब में ऑम्बुड्समैन, तो सब देशों में है। ये जो गुच्छा लिखा है ना, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन सबको एक साथ एक ग्रुप बोलते हैं, और इस ग्रुप को बोलते हैं स्कैंडेवियन कंट्रीज। यहाँ लिख लो, स्कैंडेवियन देश, स्कैंडेवियाई देश। तो कई बार एग्जाम में मैंने ऐसे देखा है, लोकपाल शब्द या लोकपाल का कॉन्सेप्ट किस ग्रुप से उठाया, तो वहाँ स्वीडन का नाम नहीं मिलता। वहाँ स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इकट्ठे ग्रुप को क्या बोल देते हैं? स्कैंडेवियन कंट्रीज, स्कैंडेवियाई देश। ये कई बार आ चुका है SSC वगैरह में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑम्बुड्समैन का अर्थ है, ऑम्बुड्समैन को नौकरशाही की शक्तियों, इसको टिक करो, नौकरशाही IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की खोज करना। तो अगर कोई किसी IAS IPS के DSP के खिलाफ शिकायत करे तो उसकी जांच खोजबीन कौन करेगा? लोकपाल। लोकपाल एक आदमी है या संस्था है? संस्था है। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लो। भारत में ऑम्बुड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1963 में लोकसभा के सदस्य लक्ष्मीमल सिंघवी इन्होंने किया था। यहाँ लिख लो, जज रहे थे, ये पहले जज थे, बाद में MP बने। एक दो का बातचीत में ध्यान चल पड़ा फिर से। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे किसकी अध्यक्षता? मोरारजी के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगले पॉइंट की तीसरी लाइन टिक करना, केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना पर जोर। पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 1968 में लोकसभा में पेश किया गया। कौन PM थी तब तुम्हारी? इंदिरा गांधी। अगर इंदिरा चाहती तो तुम सब जानते हो इंदिरा बहुत लंबी टिकी थी, 1966 से कब तक रही थी? 1977, और फिर लंबे टाइम के लिए 80 से 84। अगर ये लोकपाल विधेयक 1968 में आया तो इनके पास तो बहुत लंबा मौका था, अगर ये चाहती तो इसको ये लोग पारित करवा के और ले आते, लेकिन ये दिखावट करनी थी कि देखो हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे, इसलिए कितनी बार पेश किया गया? ये 10 बार। जबकि स्कैंडेवियाई देश कौन से सन में अपने लोकपाल बना के बैठ गए थे? 1809। सोचो तुम्हारे यहाँ क्रांति भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने लोकपाल बना लिया।
फिर हम सोचते हैं कि हम उनके बराबर क्यों नहीं पहुंचते। उनकी बुद्धि के साथ पहुंचने के लिए दिमागी रूप से उभरना पड़ेगा। वहां 1809 में लोगों को अकल थी कि अपने अधिकार क्या होते हैं। आप ये देखो, आप में अभी भी कुछ जाहिल बैठे हैं, मूर्ख बैठे हैं, जिनको यही नहीं अकल कि पढ़ लिख लेना चाहिए। तो आप ये सोचो कि हमारा देश उनके बराबर पहुंचेगा, बहुत समय लगेगा। उनको 1809 में अपने अधिकारों की अकल थी। यहाँ अब तक लोगों को ये नहीं पता कि हमारे लिए इस एज में सबसे जरूरी काम क्या है। तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखता है। आप जिस चीज को 2015 में सोच रहे थे और बनाया आपने 2019 में, वो 1809 में आपसे 200 साल आगे हैं। आप कुछ भी कर लो, उनके बराबर कैसे पहुंच जाओगे? और पहुंचना है तो सबसे पहले तो दिमागी तौर पे कैपेबल बनना पड़ेगा। वो इंडियंस को बनने में भी सदियां लगनी है। आप अपने आप को देख लो ना, एक एक को अपनी जजमेंट कर लो। जितना तेज दिमाग विदेशी हैं उतने हमारे इंडियंस क्यों नहीं है? क्योंकि इंडियंस को बेसिक चीजें नहीं आती। आपके देश में धुरंधर भी हैं, विदेशों में जाके दुनिया का नक्शा बदलने वाले भी भारतीय ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेजोरिटी बेवकूफों की है, वो माइनॉरिटी थोड़ी सी है, मुट्ठी भर, जिनको अकल है कि देश को अच्छा चलाने के लिए, बनाने के लिए क्या करना है। ज्यादातर को तो अपने लिए ही नहीं पता कि मुझे अपना जीवन अच्छा कैसे बनाना है। जो अपने लिए प्लानिंग नहीं कर सकता, वो देश की प्लानिंग कैसे कर देगा? ये 1809 में देश की प्लानिंग करते थे, और आपके देश में आज अपनी प्लानिंग की भी अकल नहीं है लोगों को। तो इसलिए इसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर सकते हैं बस। चलो नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं। 1968 में लोकसभा में पेश। इसके बाद 2 लाइन छोड़ के तीसरे में टिक करना। जन आंदोलन बीच में लिखा है, देखो जन आंदोलन के पश्चात अब फिर पिंक कलर से है, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को राज्यसभा ने दिसंबर 2013, लोकसभा ने दिसंबर 2013 को पारित कर दिया। टिक करते चलना इसको। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 1 जनवरी 2014 से कानून के रूप में आ गया। लेकिन क्या कानून बनने पे हमने बना दिया लोकपाल? हमने लोकपाल बनाया मार्च 2019 में। लिख लो यहाँ, मार्च 2019 में। यानी फिर भी आप बैठे रहे, फिर भी आपको चिंता नहीं हुई कि लोकपाल बना दे। मार्च 2019 में लोकपाल बना। और ये भी क्यों बना? क्योंकि इलेक्शन सिर पे आ गए थे, अब तो भी बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद नीचे पॉइंट पे आ जाओ, देखो नंबर 1 पे लिखा है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। अंडरलाइन कर लो, एक भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति। नेक्स्ट लाइन, प्रधानमंत्री इसमें आएगा, मंत्रीगण आएंगे, संसद के सदस्य आएंगे, ए, बी, सी और ओ श्रेणी। ओ होते हैं फील्ड ऑफिसर, ओ श्रेणी के अफसर, केंद्र सरकार के अफसर भी इस दायरे में आ जाएंगे। यहाँ लिख लो फर्स्ट लोकपाल पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। फर्स्ट लोकपाल पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। कितने मेंबर्स बताए इसमें टोटल संस्था में? 1 + 8। लिख लो 1 + 8 मेंबर्स। पिनाकी 1 है, बाकी 8 में एक महिला होगी, एक माइनॉरिटी होगा, एक एससी होगा, एक एसटी होगा, एक ओबीसी होगा। अगले पेज पर आ जाओ, पहला पॉइंट पढ़ो। इस प्रावधान के अनुसार केंद्र स्तर पर लोकपाल होगा और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। ये एक जैसे लगेंगे एग्जाम में। लोकायुक्त किस लेवल पे काम करेगा और लोकपाल? हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। लोकपाल को अगर राष्ट्रपति बनाता है तो लोकायुक्त को कौन बनाएगा? राज्यपाल। लोकपाल बनवाने में मर्जी चलती है पीएम की, तो लोकायुक्त में चलेगी सीएम की। अगला पॉइंट कर लो, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो, अंडरलाइन करना, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही जो आदमी रिटायर हुआ है वो बन सकता है। एक चीज और, अगर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ तो एज कितनी हो गई होगी? इसका मतलब है 65 साल के ऊपर के ही ज्यादातर बन पाते हैं। इसकी कंडीशन पता है कितनी टफ रखी? ये कहा कोई भी आदमी जिसकी मिनिमम एज 45 हो, मिनिमम 45, बहुत बड़ी एज, और इसको कम से कम 20 से 25 साल का अनुभव हो। तो इसका मतलब ये 20 साल में काम करने लगेगा कोई, तो उसको 20-25 साल का अनुभव 45 साल में जाएगा। 20 साल में सुप्रीम कोर्ट का कोई रास्ता नहीं खुल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में तब आएंगे जब आपने 10 साल तक हाई कोर्ट में क्या कर रखी हो। तो आप खुद देखो, 20 साल का कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंडीशन में पहुंच नहीं सकता। इसीलिए 60-65 के हेरफेर के लोग ही आपके लोकपाल बन पाएंगे। हाँ, कंडीशन कह दी 45 के बाद बन सकते हैं। ये टिक कर लो। अगला पॉइंट, लोकपाल के सदस्यों में आधे सदस्यों को न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। ये सिर्फ हाईली क्वालिफाइड ना हो, ये जजमेंट भी कर चुके हो, जिनको इतनी समझ हो। अंडरलाइन करना, कम से कम आधे सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं में से होने चाहिए। टोटल मेंबर कितने बताए इन्होंने? 1 + 8। देखो जरा इसको, ये रटने की जरूरत नहीं है। एक तो कोई भी बन जाएगा जो हाईली क्वालिफाइड है, जिसका एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट का। इन 8 में से 1 एससी, 1 एसटी, 1 महिला, 1 ओबीसी और 1 क्या बताया? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक ये कितने हो गए? ये 5। और 1 अध्यक्ष है 6, और जो बच गए 2-3 वो ज्यादातर हाई कोर्ट टाइप के लोगों को उठा लेते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि आधे कम से कम किस पृष्ठभूमि के हों? न्यायिक के। तो अगर इनमें से कोई न्यायिक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इनके अध्यक्षों को भी शामिल कर लेते हैं कि आप भी देख लीजिए विदेश में क्या कुछ चल रहा है। इस तरह से इसका फॉर्मेशन है। अल्पसंख्यक होते हैं जो टोटल कम हो, टोटल आबादी में। लोकपाल के लिए चयन समिति पे आ जाओ। इसमें कार्यकाल टिक करना, कार्यकाल 5 अथवा 70 साल का जो भी पहले हो। आपने अब तक 65 पढ़े थे, इसका 70 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पहुंचेगा कौन? जो 65 से रिटायर हुआ है, तो वही आ सकता है यहाँ 70 साल। लोकपाल का निष्कासन, क्या इसको हटाया भी जा सकता है? कैसे हटेगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है, ये बेसिकली होते भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं। टिक कर लो इसको, पद से हटाया जाना। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, पढ़ो आगे, लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को, अंडरलाइन कर लो, अनुचित व्यवहार के लिए निष्कासित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को उल्लेख भेजने के बाद स्वयं संतुष्ट हो जाने पर कम से कम 100 सांसदों के द्वारा इस याचिका पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद
यदि किसी नागरिक की याचिका पर यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद इनको हटा सकता है। आप ये देखो, जो इसका अध्यक्ष बना वो कौन था? इसका अध्यक्ष बनने वाला आदमी 100% कौन था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हटाने का जो प्रोसेस था वही सेम प्रोसेस इसके लिए भी कंडक्ट करेंगे, और हटाने की पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के। जांच कराएगा सेम वही प्रोसेस, लोकसभा राज्यसभा सब शामिल होंगे। लोकायुक्त पे आ जाओ, कहां बनता है लोकायुक्त? देश या राज्य? राज्य में। पहला पॉइंट टिक करना, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। एक्ट 13 में आया। कानून कब बना? 1 जनवरी 2014। और फिर उस पर एक आदमी कब बैठाया? मार्च 2019 में। इसमें अगले पॉइंट की सेकंड लाइन बीच में टिक करना। सबसे पहले उड़ीसा ने 1970 में लोकायुक्त की स्थापना की, फिर महाराष्ट्र ने 1971 में। अगले पॉइंट में टिक कर लो, लोकायुक्त की संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है लोकायुक्त पावरफुल होंगे? अगर होते तो अब तक कितने सीएम पकड़े जाते? कोई पावरफुल नहीं है यहाँ। नियुक्ति पे आ जाओ, पहला पॉइंट टिक करना, लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल, सारी पावर जैसे देश में राष्ट्रपति की ऐसे राज्य में राज्यपाल की। अगला पॉइंट भी टिक करो, राज्यपाल द्वारा राज्य के हाई कोर्ट के जज से पूछता है और विपक्ष के नेता से पूछता है राज्यपाल। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, क्या योग्यता हो? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या योग्यता होनी चाहिए? कोशिश क्या करेंगे, किसको बनाएं लोकायुक्त? जो हाई कोर्ट में, वैसे लिखित कुछ नहीं है पर बनाएंगे तो हाई कोर्ट वाले को बनाएंगे। वैसे मर्जी चलती है कहते हैं, पढ़ लो इसको। सेकंड लाइन टिक करना, लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। न्यायिक योग्यता, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर्ड है वही क्या बन सकता है? लोकपाल। ऐसे इसकी भी न्यायिक योग्यता। लेकिन क्योंकि ये स्टेट की मर्जी है, कई स्टेट कहते हैं हमारी मर्जी हम किसी को बना लें। कार्यकाल पे आ जाओ, लोकायुक्तों का कार्यकाल 5 साल या 65। इनका 65 क्यों है? क्योंकि ये कहाँ के रिटायर्ड हैं? हाई कोर्ट। कितने में रिटायर्ड हैं? 62। सुप्रीम कोर्ट वाले 65। अगर लोकपाल बना रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से बनाएंगे तो रिटायरमेंट की एज 70। इसकी कितनी रख सकते हैं? 65। कोई अगर 60 में बन गया तो 5 साल पूरे कर लो, और कोई 62 में बना 3 साल बाद हट जाओ क्योंकि तुम्हारी एज 65 हो गई। ये टिक कर लो, 65 और 5 साल। इसमें कंफ्यूजन में मत रहना, अगर आ जाए लोकपाल तो उम्र है 70 और आ जाए लोकायुक्त तो उम्र है 65। अधिकार क्षेत्र में कुछ खास नहीं है, सबका अलग अलग है। पहली लाइन टिक कर लो, राज्यों में लोकायुक्तों का कार्य क्षेत्र में समानता नहीं है, हर राज्य ने अपनी मर्जी दे रखी है। जांच प्रक्रिया पे आ जाओ, क्या जांच करते हैं ये? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत पर काम करते हैं। इसके बाद इसका मेन काम, जांच क्षेत्र पढ़ लो, पहली लाइन पीछे, लोकायुक्त शिकायतों और आरोपों के मामले की जांच कर सकता है। अन्य विशेषताओं में कुछ खास अलग नहीं है, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। अगले पेज पर आओ, पहला पॉइंट टिक करना, राज्य सरकार के विभागों से संबंधित मामले की फाइलों और दस्तावेजों की मांग कर सकता है। क्या लोकायुक्त किसी अफसर पे ब्लेम लगने पर उसके खिलाफ कार्यवाही करके संबंधित डिपार्टमेंट की फाइल, कागज, चिट्ठी मंगवा सकता है? तभी तो काम करेगा। नेक्स्ट टिक करना, लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं, राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। तो अब यहाँ फिर समझ जाओ कि राज्य सरकार मर्जी चलाएगी क्योंकि बाध्यता तो है ही नहीं। समझ में आ गया टॉपिक? लोकपाल लोकायुक्त, किसने शब्द दिया लोकपाल का? स्वीडन ने। चलो इसके बाद एक टॉपिक करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। पेज 258 पे आ जाओ, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। लोकपाल किन देशों से देखा हमने? एक देश मत बताना, उनके गुच्छे को क्या कहते हैं? स्कैंडेवियाई देश, स्कैंडेवियन कंट्रीज। एक दो के नाम बताना, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, ये सारे उसी में आते हैं। चलो अगली हेडिंग देखो, बोर्ड पे पहले समझ लो, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगर ये समझ में आ गया तो पेज बहुत आसान है, वरना टफ है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं NHRC के ऊपर। ये है क्या? देश के लेवल पे काम करता है, मानव के, मेरे तुम्हारे अधिकारों पे काम करता है, इसके लिए कमीशन है। मानवाधिकार आयोग स्टार्टिंग में नहीं था, इसको बाद में बनाया गया। आपने पूरे वर्ल्ड में एक संस्था का नाम शायद सुना हो सकता है ना सुना हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल। दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है ये, और ये अजीब बात है, उस देश ने बनाई जो दुनिया में सबसे बड़ा एक्सप्लॉइट करने वाला देश था, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड के देशों पे लोगों को खूब परेशान किया, एक्सप्लॉइट किया, अपने उपनिवेश बनाए, कॉलोनीज बनाई। और यहाँ के एक वकील के मन में आया कि मानव के अधिकारों के लिए एक संस्था बना दूं। ब्रिटेन के एक वकील जिनका नाम था पीटर बेंसन, पेशे से वकील थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया मानव अधिकारों का, और इससे बड़ी संस्था आज तक आपके वर्ल्ड में नहीं है। 1961 से ये काम कर रही है और ब्रिटेन के एक वकील ने बनाई थी। इसको ही आइडियल मान के हमने इंडिया में NHRC का काम किया है। NHRC मतलब नेशनल लेवल पे आपके मेरे अधिकारों का काम देखने वाला एक कमीशन। इसका काम है जहां कहीं मानव अधिकारों का हनन है, शोषण है, उसको ये सीधा करे, उसके खिलाफ कार्यवाही करे। ये NHRC का अध्यक्ष जो आदमी होगा, ये कंपलसरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो। ये लिखित में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 साल में रिटायर हो गया। इसकी रिटायरमेंट के बाद अगर जरूरत पड़ती है और ये पोस्ट खाली हो तो इसको डायरेक्ट क्या बना देते हैं? NHRC का मुखिया। NHRC बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको और मुझे अधिकार नहीं मिलेंगे तो ये सब चीजें बकवास हैं जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। मानव अधिकारों का कहीं भी शोषण होता दिखे, कहीं भी हनन होता दिखे तो तुरंत बीच में कौन आ जाएगा? NHRC। अच्छी बात है, आपके देश में बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। महिला आयोग है, SC अलग आयोग, ST अलग आयोग, OBC अलग आयोग, और उन सबका मिक्सचर बना के कौन सा आयोग चल रहा है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। NHRC, आजकल कौन है NHRC का मुखिया? अरुण कुमार मिश्रा। यहाँ बड़ा बड़ा लिख लो उसका नाम जो प्रेजेंट में है, अरुण कुमार मिश्रा। अभी बने हैं इसी साल, जून में बने थे, 2-3 महीने पहले। अरुण कुमार मिश्रा। यहीं एक लाइन में लिखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल।
AI बोल देते हैं, AI, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है, पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछते हैं मानवाधिकारों की सबसे बड़ी संस्था क्या नाम है इसका, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी AI, एमनेस्टी इंटरनेशनल। फटाफट से लिखो, यहाँ हेडक्वार्टर इसका यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, मेन लीडर जिसका HQ हेडक्वार्टर ब्रिटेन, 1961 में बनी थी। और पीटर बेंसन और एरिक बेकर, पीटर बेंसन पहले नंबर पर, फिर एरिक बेकर, अगर ना मिले एरिक बेकर, इनकी संस्था है ये। पहला नंबर ढूंढना पीटर बेंसन का, ये थे बड़े वकील, पीटर बेंसन और एरिक बेकर। NGO है ये, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मानव अधिकारों की संस्था AI, पीटर बेंसन 1961, एरिक बेकर, हेडक्वार्टर यूके। चलो अब अपने पे आते हैं, अपने इंडियन पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पहला पॉइंट टिक करना, गठन इसका 1993 में हुआ, 1993। अगला पॉइंट पढ़ लो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त शासी और सांविधिक निकाय है। क्या संविधान में लिखा था ऐसा आयोग बना देना? नहीं। अब एक चीज देखो ध्यान से, आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 2 लोगों की चिंता ज्यादा की थी, उनमें से एक को आप कहते हो ये SC और ये ST, क्योंकि अंबेडकर जानते थे कि अगर SC ST का आरक्षण नहीं मिला तो इनका आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो आपके देश में देखो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, महिलाएं हैं और अल्पसंख्यक, ये 5 कैटेगरी हैं। ये बार बार लिए जाएंगे, नाम इनका ध्यान रखना, SC ST OBC, महिलाएं और अल्पसंख्यक। इसके लिए संविधान में लिखा, इसके लिए लिखा, इसका मतलब इसके आयोग क्या कहलाएंगे? संवैधानिक। स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। संविधान की किताब में लिखा था कि इनके लिए काम करो, आर्टिकल 338 में इनके ऊपर लिखित में है। इसके अलावा आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 लोकसभा और विधानसभा में इनकी सीटों की गारंटी देता है। आपके देश में लोकसभा में औरतों की सीटों की कोई गारंटी नहीं है, ना OBC की सीटों की, ना अल्पसंख्यक की। लेकिन आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग SC की 84 सीट होनी चाहिए और ST की 47, इससे एक भी कम सीट नहीं भरेगी। इन सीटों पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ही खड़े होंगे और वही जीतेंगे, आम जनता इस पे खड़ी ही नहीं हो सकती। आर्टिकल्स में लिखी है ये सारी बातें, ये संवैधानिक है, इनको आप और मैं छीन नहीं सकते। लेकिन जो ये लोग हैं ना, इनके लिए काम बाद में सोचा, जब इन्होंने आवाज उठाई कि भाई हमारे लिए भी कुछ करो, तब सरकार को लगा कि इनके लिए भी काम कर दें। और इसीलिए इनके लिए जितने काम किए वो किसने किए? और संसद ने क्या बनाए होंगे? कानून। इसलिए जो संस्थाएं इनकी है ना, वो सांविधिक कहलाएंगी, स्टैट्यूटरी लीगल बॉडीज। अब जो समझेगा नहीं वो फंसेगा, वो 4 देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सी सांविधिक नहीं है। तो जिसको ये पता है कि सांविधिक का मतलब जिसके लिए कानून बना, विधि बनी, ये रहा कानून। और इसका मतलब जो संविधान में लिखी है, तो सिर्फ 2 कैटेगरी संविधान में लिखी गई थी, कौन कौन सी? SC और ST। पहले इन दोनों के लिए एक आयोग बनाया, लेकिन फिर इनको खुद ही लगा कि नहीं, हम आयोग भी अलग अलग बनाते हैं। तो SC आयोग अलग कर दिया और ST आयोग अलग कर दिया। महिलाएं, OBC और अल्पसंख्यक अकॉर्डिंग टू नीड, जब इन्होंने आवाज उठाई तो बना दिए, ना आवाज उठाए तो ना बनाए। आप ये देखो, लोकपाल में भी सेम कैटेगरी के लोग आए थे, एक चीफ जस्टिस बना दिया था या जस्टिस, उसके बाद जो 8 थे उनमें से 5 यही कैटेगरी थी ना। इनमें से कितनी संवैधानिक हैं? 2, बाकी 3 क्या हैं? सांविधिक, यानी ये लीगल है, इनको बनाया गया। NHRC भी लीगल है, पहले नहीं था, बाद में बनाया। ये टिक कर लो, स्वायत्त शासी है और सांविधिक है, बाद में बनाया। संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत 2006 में इसमें कुछ चेंज भी किया गया। तो मानवाधिकार आयोग भी स्टार्टिंग से नहीं था, ना लिखा था कि बनाना है, आपने खुद बनाया 93 में। नेक्स्ट करना, 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को प्राइज भी देते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े नोबेल इसी दिन एक्सपायर हुए थे। पुण्यतिथि है, लिख लो यहाँ, नोबेल की पुण्यतिथि भी 10 दिसंबर, नोबेल की पुण्यतिथि। अब इस महीने के आखिर से और अगले महीने ना तुम देखोगे अखबारों में नोबेल का नाम आएगा, क्योंकि अब जो उसके ट्रस्ट है ना, वो लोगों का चयन करेगी। 6 अलग अलग फील्ड में नोबेल मिलते हैं ना, तो इन फील्ड का चयन करेगी कि भाई कौन बेस्ट है। और अक्टूबर तक जाके चयन पूरा कर लेंगे, फिर घोषणा कर देंगे और दिसंबर में जाके वो प्राइज मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे वो? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक प्राइज अलग मिलेगा, एक मिलेगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, शांति वाला पीस प्राइज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलो नेक्स्ट करना, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा UNO की जनरल असेंबली में मानवाधिकारों की घोषणा की गई। बिल्कुल लास्ट पॉइंट टिक कर लो इसी पैराग्राफ में। मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे, फर्स्ट। इसका मतलब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे होंगे। अभी कौन है इसका अध्यक्ष? अरुण कुमार मिश्रा। पहला मिश्र था, अब भी मिश्रा है, तो पहला भी मिश्रा और अब भी मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। आयोग की संरचना पे आ जाओ, पहला पॉइंट टिक कर लो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष और 4, ये छोड़ दो, ये टोटल 8 होते हैं। लास्ट लाइन टिक करना, कुल 9 सदस्य। लोकपाल में भी कितने थे? कुल 9, एक अध्यक्ष और 8 अलग। नेक्स्ट टिक करो, भारत के सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आयोग का अध्यक्ष होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ये कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड CJI ही अध्यक्ष बन सकता है। तो इनकी रिटायरमेंट की एक एज कितनी मानते हो, कितनी रखेंगे? 70 रखेंगे कम से कम, क्योंकि 65 के बाद तो बनेगा वो। इसके बाद नीचे आ जाओ, कुछ सर्कल्स हैं देखो। पहला टिक करना, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। लास्ट पॉइंट पर आना, इसके 4 पदेन सदस्यों में टिक करो। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो मैंने आपको बताया अलग है, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और महिला आयोग का अध्यक्ष। सेम ऐसी संरचना किसकी पढ़ी तुमने? लोकपाल में भी तो यही लोग थे। लोकपाल में कौन कौन था? SC ST OBC, महिलाएं और अल्पसंख्यक। उसका रिटायर्ड कौन बनता था? वो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का, और यहाँ भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का CJI। वहाँ CJI जरूरी नहीं था, लेकिन बनता वहीं से था। पेज 259 पर आ जाओ, नियुक्ति पर। एक बार जरा देखो इनमें से कौन गड़बड़ कर रहा है, उसको निकाल दो बाहर। पहला पॉइंट देखो, नियुक्ति में सेकंड लाइन टिक करो, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
गठित की गई समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला पॉइंट टिक करना, सेकंड पॉइंट, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, नेक्स्ट लाइन, 70 वर्ष की आयु सीमा, 5 साल 70 साल, 70 क्यों रखा गया? 65 के बाद तो बनेगा, तो उससे पहले कैसे हटेगा? नेक्स्ट भी टिक करना, सेकंड लाइन, किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होते। एक बार जो एनएचआरसी में आ गया, अब वो इसके बाद कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी उम्र कितनी हो जाएगी? 70 के बाद तो दिमाग वैसे ही कम काम करता है, तो कहाँ काम करेगा, इसलिए कहते हैं घर ही बैठो। इसके बाद आयोग के कार्यों में आ जाओ। पहला पॉइंट, मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। अगर कहीं ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं तो तुरंत एनएचआरसी आ जाएगा। और तुमने देखा बहुत बार ऐसा होता है हमारे देश में, कोई खासकर कि अगर महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है या माइनॉरिटी का ज़्यादा बड़ा मुद्दा, तो कोई भी कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, अगर उसको पुलिस इल ट्रीटमेंट देती है तो सबसे पहले कौन एक्टिव हो जाते हैं? एनएचआरसी। लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं कि तब कहाँ सोए रहते हैं जब कुछ गड़बड़ बड़ी होती है, तो ये छोटी छोटी मुद्दों को इतना बड़ा बना देते हैं। एनएचआरसी में क्योंकि महिला आयोग के भी मेंबर हैं, एससी के भी मेंबर, एसटी के भी, अल्पसंख्यक, तो बात को बहुत जल्दी उछाल देते हैं। ये टिक कर लो। मानवाधिकारों के उल्लंघन की यथोचित जांच, ये टिक कर लेना, जांच करते हैं ये सारी। इसकी कार्यप्रणाली आ जाओ नीचे लास्ट हेडिंग पे, बाकी बीच में कॉमन चीजें पढ़ लेना बस। आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिटेन में। कहाँ पर? यूके में, ब्रिटेन में। अगले पेज पर आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना, आयोग के पास सिविल न्यायालय। तुमने जब हाई कोर्ट पढ़ा तो 2 तरह के न्यायालय पढ़े थे, एक दीवानी और एक फौजदारी, याद है ये? फौजदारी में कौन से मामले जाते हैं? फौजदारी में जिसमें क्या होता है? क्राइम। और दीवानी में कैसे जाते हैं? शादी ब्याह, तलाक, गोद लेना, वसीयत, जमीन, इस तरह के विवाद सारे क्या कहलाते हैं? दीवानी। अभी आजकल एक रोहतक मर्डर केस बड़ा छाया हुआ है, कौन सा न्यायालय देखेगा? फौजदारी। क्राइम वाले कोर्ट अलग होते हैं और सिविल न्यायालय अलग। इनके जजेस भी अलग अलग होते हैं, इनकी पढ़ाई होती है लॉ से संबंधित, तब बन पाते हैं ये। इनकी लॉ के अलावा भी जो जनरल चीजें होती है ना, ये सब पढ़ाई जाती हैं। दीवानी न्यायालय अलग ढंग से काम करता है, फौजदारी अलग। ये सजा का प्रावधान रखता है। यहाँ पे आप देखोगे या तो ये कहेंगे भाई आपस में पैचअप कर लो, या कुछ इस तरह का छोटा मोटा जुर्माना टाइप। ये इस तरह की जेल वगैरह कम होती है क्योंकि मामले क्राइम के नहीं होते, इसमें सारे मामले क्राइम के हैं। जितने ही आप आयोग पढ़ रहे हो ना, चाहे एससी है, एसटी है, महिला है, कोई भी है, ये इस तरह के मामले देखते हैं। फौजदारी के मामले नहीं देखते। कौन से मामले देखते हैं? ये दीवानी। भाई अधिकारों का हनन कर दिया, कुछ अपशब्द यूज कर दिया, इस तरह की बातें, ये टिक कर लो इसमें। सिविल न्यायालय जैसे अधिकार और शक्तियां हैं, चरित्र भी न्यायिक है। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, मानवाधिकार आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। तो कितने साल के मामले देखता है? 1 साल। अब कोई आके कहे जी 2015 में इसने मुझे इस तरह से एक्सप्लॉइट किया, इसने मेरा हक जो है वो छीन लिया, या मेरा ये वाला अधिकार मुझे नहीं दिया, तो ये कहेगा मैं नहीं देख सकता। कितने साल के मामले? 1 साल। अर्थात आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 साल से कम समय हुआ हो। लास्ट पॉइंट पर आ जाओ। इस प्रकार स्पष्ट है कि आयोग का कार्य, फिर टिक करना, सिफारिश या सलाहकार का है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता, आर्थिक सहायता दे सकता। इसकी सिफारिशें सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं है। अभी तो कह रहे थे ये कोर्ट की तरह है, कौन से कोर्ट की तरह है? दीवानी या फौजदारी? तो इसलिए देखो ना, तो ये ऐसा कह सकता है कि इसको 5 साल की जेल होगी। ये सलाह देता है और सलाह के बाद मामला जाता है नॉर्मल कोर्ट में। अगर फौजदारी है तो ये बोल भी नहीं सकता, ये सिर्फ किस मामले में बोलेगा? दीवानी। ये ना आम जनता को थोड़ा सा लगे कि भैया मेरा केस सुनवाई हो जाएगी, महिलाओं को भी ऐसा फील हो, एससी को भी, एसटी को भी, अल्पसंख्यक को भी, ओबीसी को, इसीलिए ये आयोग बना दिए। और इन सबसे ऊपर बना दिया कि तुम सबकी केयर करने के लिए क्या बना रहे हैं हम? एनएचआरसी। एनएचआरसी में आपने क्या पढ़ा? एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, महिला भी है और अल्पसंख्यक भी। तो ध्यान से देखो, पहले ये अपने अपने काम करेंगे, सबके अपने अपने आयोग हैं, फिर इन सबके ऊपर भी एक केयर टेकर है जो सबके ऊपर नजर रखता है, उसका नाम क्या है? एनएचआरसी। इन सब में से कौन से संवैधानिक हैं? एससी और एसटी। क्या इनके लिए कोई आर्टिकल्स हैं? बिल्कुल, आर्टिकल 338 इस आयोग की बात करता है। ना इसका कोई आर्टिकल, ना इसका और ना इसका, ना इसका। इन सब में बनने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे और काबिल होते हैं। एनएचआरसी में जाने वाला 100% चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। अल्पसंख्यक में जो मेंबर हेड बनेगा, जरूरी है कि वो माइनॉरिटी का हो, यानी कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, कोई बौद्ध और कोई जैन ही माइनॉरिटी बन सकता है। तुम और मैं जाके बैठ जाए तो हमें कोई नहीं बैठाएगा यहाँ। ओबीसी के लिए जरूरी है कि वो ओबीसी का मेंबर रहा हो इसका अध्यक्ष। महिला के लिए जरूरी है कि औरत ही। कभी देखा आदमी महिला आयोग का अध्यक्ष हो? महिला आयोग की अध्यक्ष हमेशा औरत मिलेगी। ऐसे ही ओबीसी का अध्यक्ष हमेशा ओबीसी की कैटेगरी का होगा। सिर्फ ये 2 हैं जिनको कि संविधान में लिखा गया, और एससी का अध्यक्ष एससी कैटेगरी का ही होगा, एसटी का अध्यक्ष भी एसटी कैटेगरी का ही होगा। एनएचआरसी के लिए कोई कैटेगरी नहीं रखी गई। ये कह दिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो एनएचआरसी का मुखिया बनेगा। आ गया समझ में सबको? ये इस तरह से संवैधानिक और सांविधिक पता होने चाहिए। इसका लास्ट पॉइंट देखो, यही था, बाध्यकारी नहीं है। पढ़ लिया ना हमने लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट टिक कर लिया तुमने? आयोग का काम सिफारिश और सलाहकार का है, ये पढ़ लिया, ठीक है। चलो अब इसमें से एक लास्ट आयोग और करा दूं, उसके बाद बाकी कल पढ़ेंगे। छोटा सा आयोग है, एससी का कर लेते हैं आज, बस ये लास्ट पढ़ लो, इसके बाद फिर तुम्हारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। पेज नंबर 243 पर आ जाओ। एससी शेड्यूल्ड कास्ट, नीचे लिखा है कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। क्या ये संविधान के अनुसार है? कौन सा आर्टिकल बताया? 338। इसका मेंबर कौन बनेगा? रिटायर्ड जज या एससी कैटेगरी से ही कोई बन सकता है? पहला पॉइंट देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान के अनुच्छेद 338 पेज 243 में नीचे है, 243 में नीचे आर्टिकल 338, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो यहाँ। ये अकेला है जिसका नाम इसमें आया, इसका और एसटी का, बाकी सबके तो आर्टिकल नहीं है। अगले पेज पर आ जाओ। थर्ड पॉइंट टिक करना,
2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पहले क्या किया इन्होंने, आर्टिकल 338 में कहा हम एक आयोग बनाते हैं, नेशनल SC प्लस ST आयोग, पूरे देश के दोनों मामले देखेगा। फिर इनको खुद ही लगा कि नहीं, ये अकेला काम नहीं कर पाएगा। 2004 में इन्होंने कहा SC अलग काम करे और ST अलग काम करे। इसमें तो दोनों का अध्यक्ष एक बनता था, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग, दोनों की बातें अलग, मुद्दे अलग। तो 2004 में SC ST दोनों के आयोग अलग कर दिए, और जो वो आर्टिकल था ना, इसी के आगे A लगा लिया। 338 तो था ही, 338A बना के और कह दिया ST का अलग से आयोग है, यानी एक ही के आगे सब पार्ट बना दिया। ये टिक कर लो। 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। यद्यपि दोनों आयोगों की संरचना समान है, अंडरलाइन कर लो, सब लिखा हुआ है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, यानी 5 आदमी होंगे। नेक्स्ट लाइन टिक करना। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। नियम के अनुसार इनका कार्यकाल कितने साल का है, 3 साल। तो जो SC ST आयोग हैं, पहले एक थे, 2004 में 2 बना दिए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। कितने मेंबर हो गए, 5। एक बार बनके कितने साल काम करेगा, 3 साल। नेक्स्ट टिक करना। अनुसूचित जाति का अध्यक्ष वही बन सकता है जो स्वयं अनुसूचित जाति का सदस्य हो, यानी किसी ब्राह्मण को आप SC आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, किसी मुसलमान को आप SC आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, सिर्फ उसी कास्ट, उसी को बिलोंग करने वाले आदमी को ST है तो ST बनाएंगे और SC है तो SC बनाएंगे। नेक्स्ट टिक करना। प्रत्येक आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा। सबसे बड़े मंत्री कौन से होते हैं, सबसे ऊपर पीएम के नीचे होता है कैबिनेट, और कैबिनेट के नीचे राज्य के नीचे उप, इन सबको कहते हैं केंद्रीय मंत्री हैं, ये सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर। तो आप सोचो, जिस आयोग का संविधान में जिक्र है उसके हेड को कह दिया इसका लेवल सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर जितना है, तो कितनी बड़ी बात है ये। इसके बाद इसके कामों पे आ जाओ। क्या काम करता होगा SC आयोग, SCs के हितों की रक्षा। सेकंड पॉइंट टिक करना। अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल और सुनवाई करना। नेक्स्ट भी टिक कर लो। SC के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना। इसके बाद छठे पॉइंट के नीचे देखो एक डॉटेड पॉइंट है, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अब ये सारी रिपोर्ट किसके पास जाती है, राष्ट्रपति। कितने साल के लिए बनता है ये, कितने मेंबर्स हैं इसमें, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का दर्जा किसके बराबर है, कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल लेवल। अगले पेज पर आ जाओ। आयोग को सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। कौन सा न्यायालय है ये, दीवानी। क्या ये सजा दे सकता है क्या, नहीं, सजा के लिए अलग। ये सिर्फ सिविल मामले, भाई इसने मेरी जात का शब्द जो है गलत इस्तेमाल किया, इसने मुझे जाति सूचक शब्द बोला, तो ये मामले देखता है। ये ऐसे नहीं कि इसने इसका मर्डर कर दिया तो मामला, वो नहीं देख सकता ये। ठीक है, SC का हो गया। इसी सेम तरीके से कौन सा आयोग है, ST। 2 पॉइंट उसके सेम है, बस वो टिक कर लो, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। 241 पे था देखो ST, कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही टॉपिक है इसलिए करा रही हूं लास्ट ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अंडरलाइन कर लो। ST कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गठन अनुच्छेद 338 क के द्वारा किया गया। पहले क्या था इनका आर्टिकल 338, कौन से सन में लगा, अलग अलग कर ले, 2004, तो 338 में क और लगा दिया। नेक्स्ट टिक करना। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई। 1992 को प्रभावी हुआ, यानी ये लिखा तो बहुत पहले था लेकिन इसके ऊपर काम किया गया 1992 में। नेक्स्ट भी टिक कर लो अगले पेज पर आके। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 क में है। तो पहले जाति है या जनजाति है, जाति किसमें है, 338 में, और जनजाति दोनों को संविधान में लिखा गया लेकिन बनाए बहुत लेट। कब जाके बने ये, 1993 में, 92-93 एक्ट आया, फिर काम हुआ, और अलग कब किए गए, 2004 में। अगला पॉइंट टिक कर लो। 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। अगले पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना। कार्यकाल 3 वर्ष का, सेम SC आयोग का कार्यकाल भी 3। कितने मेंबर्स थे, 5, सब कुछ सेम है। इसमें थर्ड पॉइंट टिक करना, जहां 3 लिखा है, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को। SC आयोग भी अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को। सेकंड लास्ट पॉइंट टिक कर लो। इस आयोग की शक्तियां भी सिविल कोर्ट के ही समान है। तो जितने ये आयोग हैं, इनकी शक्ति फौजदारी की है या दीवानी की। कहाँ के लोग रिटायर होने के बाद काम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के तो कर सकते हैं काम। NHRC का हेड कौन बनता है, रिटायरमेंट की एज कितनी है, क्योंकि लगता ही किस एज में होगा, 65 के ऊपर से। 5 आयोग कौन कौन से पढ़े हमने मेन, SC ST OBC NHRC, महिला और अल्पसंख्यक, 6 हैं, जिनमें से हमने 4 लगभग पढ़ लिए, 1-2 बच गए, वो कल पढ़ लेंगे। चलो।